इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आपको बता दें कि इस चैप्टर का दो पार्ट है, दो वॉल्यूम है, जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए आया था। जो आपने मोल फ्रैक्शन का स्टडी किया, मोलारिटी का स्टडी किया, मोलालिटी का स्टडी किया, नॉर्मलिटी का स्टडी किया, तो ये सभी टॉपिक बेसिक टॉपिक माने जाते हैं। मेन क्लास इस यूनिट 2 का सॉल्यूशन का आज से प्रारंभ हो रहा है और ये टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो सारे टॉपिक से रिलेटेड है। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझना होगा। तो यहां वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को समझने के लिए दो बेसिक टॉपिक्स का जरूरत है जो 11th स्टैंडर्ड का है। सबसे पहला कि आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। x से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है, x भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और दोनों का सम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 1 होता है। और सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन बल्कि जो होता है वो Na अपॉन Na प्लस Nb, ये xa के लिए होता है और xb के लिए Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये था मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो जरूरी है, जो अभी तुरंत इसका यूज होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। ये क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। अलग से ये सारे टॉपिक को समझाने के पीछे लक्ष्य है कि आज का सारा थ्योरी और कैलकुलेशन हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपको जाते जाते इस क्लास से निकलते निकलते या इस क्लास को कंप्लीट करते करते याद रहे। और है कि नहीं आप खुद देख लीजिए, पीछे के पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप आज से क्लास अटेंड किए हैं, आज से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किए, आपको समझ में आना ही आना है। तो यहां पर 3 गैसेस सिलेंडर है A, B, C, तीनों में अलग अलग गैस अवेलेबल है और यहां पर इस तीनों को एक बड़े सिलेंडर में पलट दिया गया है। और यहां एक गैसेस सिलेंडर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक गैस A भी है, गैस B भी है और गैस C भी है, तीनों का मिक्सचर है। इस गैसेस सिलेंडर में रखे गए गैस का हम अगर प्रेशर का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मतलब कभी भी किसी गैस का प्रेशर का मेजरमेंट करना होता है तो हम बैरोमीटर अटैच करते हैं। जो स्टूडेंट बैरोमीटर नहीं देखे हैं देख लीजिए, ये बैरोमीटर जैसे ही आप अटैच करते हैं, ध्यान से आप इसको देख लें। ये आपका गैसेस सिलेंडर है, इसमें आप बैरोमीटर अटैच कर रहे हैं। तो ये बैरोमीटर में पारा भरा होता है और होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर जो की होता है, यानी जिसको आप चाबी कहते हैं, और ये गैसेस सिलेंडर है A, अगर आप जैसे ही यहाँ से की खोलते हैं, ओपन करते हैं, ये पारे के लेयर पर यानी पारा पर जाकर प्रेशर देता है और ये पारा जितना cm ऊपर हाइट चलता है उसी के आधार पर ये मेजरमेंट करता है प्रेशर का, यानी कि रिलेटिव यूनिट है ये प्रेशर का। पारे के सापेक्ष ये मेजरमेंट करता है, तो इससे प्रेशर हम मापते हैं। तो हमने मान लिया कि इस गैसेस A का जो गैस A का जो पार्शियल प्रेशर है वो PA है और गैस B का जो पार्शियल प्रेशर है PB है और गैस C का जो पार्शियल प्रेशर है PC है। तो यहाँ पर तीनों का पार्शियल प्रेशर इट मींस एक सिंगल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, एक सिंगल कंपोनेंट के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर वर्ड से यूज करते हैं। और इस तीनों के मिक्सिंग से यहाँ पर मिक्सर मतलब तीनों को मिक्स कर दिया गया और एक मिक्सर तैयार किया गया जिसका प्रेशर PT से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PT। यहां पर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है PT, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार ये बतलाता है कि किसी गैसेस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट अगर इस लॉ को और मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रखते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो आपको हम यहां पर जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं उसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? ध्यान दिया जाए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है समझा जाए। ये है कंटेनर और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया है। तो जब स्टार्टिंग में आप इस कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, उसी तरह से जैसे आप गर्मी के दिनों में अक्सर या कभी भी नाइट में सोते समय आप कोई बर्तन में पानी लेते हैं और अपने आसपास में रख कर और उसको ढक देते हैं, और सुबह में जब उठते हैं मॉर्निंग में तो आप देखते हैं कि उस ढक्कन पर जिससे ढका है उस पर पानी का कुछ बूंद सटा हुआ है। इसका क्या मतलब है जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आपने लिक्विड को कंटेनर में रखा तो लिक्विड का मॉलिक्यूल उसी समय से वेपराइज होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वेपर स्टेट में बदलना शुरू किया। तो इस कंटेनर में वेपराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, यानी साइंस की दुनिया में लिक्विड का वेपर में गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। अब जब यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हो गए गैस के, तो वो भी ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। तो इस कंटेनर में एक और प्रोसेस शुरू हो गया, उसको हम लोग हिंदी में संघनन कहते हैं और इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो लगातार इस कंटेनर में दो वर्क हो रहा है, एक वेपराइजेशन का और दूसरा कंडेंसेशन का। कुछ समय बाद आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से गैस का मॉलिक्यूल, गैस का पार्टिकल ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो हम आज के बाद कभी भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट के पास इतना आ जाना चाहिए समझ कि हम लोग तब बात कर रहे हैं जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितना मॉलिक्यूल लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड गैस का मॉलिक्यूल तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यानी जिस स्पीड से मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से गैस का मॉलिक्यूल ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और तब हम वेपर प्रेशर का स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्या है वेपर प्रेशर? इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर फेज के मॉलिक्यूल द्वारा, कंपोनेंट के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फेज एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर फेज के कंपोनेंट के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आप अभी जो समझ रहे थे वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, और आप जिस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं उसका नाम सॉल्यूशन है। और ये एक सॉल्यूशन नहीं है, हम सॉल्यूशन अब बनाने जा रहे हैं और सॉल्यूशन पर वेपर प्रेशर का स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टडी प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि यहां सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे इससे संबंधित जिस वेपर प्रेशर का स्टडी होगा उससे रिलेटेड दो संभावनाएं होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहला, जब सॉल्यूट वोलेटाइल होगा, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, यानी दो तरह का हम सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, यहां हम पहले वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो अभी हम मान लीजिए वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कंटेनर में केवल सॉल्वेंट लिए हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल कंपोनेंट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अब हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल है, ठीक है, मतलब वाष्पशील है, वो भी वेपर फेज में जाएगा। तो यहां पर हम ये समझाना चाहते हैं कि जो यहाँ वेपर में कंपोनेंट मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे वो ए के भी और बी के भी दोनों के कंपोनेंट इकट्ठा होंगे, दोनों के कंपोनेंट वेपर फेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो निश्चित है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा
वो दोनों के कंपोनेंट द्वारा किया जाएगा, दोनों के द्वारा प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पर ऑरिजिनेट किया जाएगा। तो यहां जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, जिसको हम पीएस नाम दे रहे हैं, ये पीएस जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम पीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्यूट जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तुरंत आप लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टडी किए हैं, तो बताइए यहाँ एक मिक्सचर तैयार हो गया, गैसेस मिक्सचर तैयार हो गया, जिसमें कंपोनेंट ए का भी है और बी का भी है, दोनों का है। तो आप ही बताइए जो प्रेशर एक्सर्ट होगा पूरे सॉल्यूशन पर पीएस, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आया। लेकिन याद रहे ये तभी संभव है जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, यानी व्हेन volatile solute is added to make a solution, then both components are present in vapor phase, and the total vapor pressure of solution depends upon partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent, दोनों पर डिपेंड करेगा। and total vapor pressure of solution is equal to the sum of partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent। तो ये बात एकदम सहजता से आराम से आपको समझ में आना चाहिए कि जब वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम, पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेकिन वही यहां हम सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा। तो उस केस में आप सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि यहाँ केवल सॉल्वेंट जो है अगर बी से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसमें हम जो सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं ये सॉल्यूट ऐड तो कर रहे हैं लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। इस नॉन वोलेटाइल का सेंस क्या है कि ये वेपर फेज में नहीं जाने वाला है। यहाँ वेपर फेज में केवल बी के कंपोनेंट मिलेंगे। तो जब बी के कंपोनेंट मिलेंगे तो बी का ही ना प्रेशर डालेगा सरफेस पर। तो जब बी का सरफेस पर प्रेशर डालेगा तो जब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? केवल बी के द्वारा ऑरिजिनेट किए गए प्रेशर पर, यानी पीबी पर डिपेंड करेगा, पीए पर डिपेंड नहीं करेगा। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू मेक ए सॉल्यूशन, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन ओनली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देयर इज नो रोल ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन वेपर फेज। Therefore, total vapor pressure of solution is equal to partial vapor pressure of solvent only। तो जो हमने लैंग्वेज बोला कि टोटल वेपर प्रेशर केवल सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, तो बताइए पीएस इक्वल क्या लिख दें? ओनली पीवी, सिर्फ पीवी। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से दोनों कॉन्सेप्ट को सेट कर लीजिए, तो हम कैलकुलेशन आगे लेकर चले। सबसे पहले हमने बताया कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने ये बताया कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फेज एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर हमने बताया कि अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का स्टडी करने जा रहे हैं, तो दो कंपोनेंट हम लोग मिला सकते हैं, एक वोलेटाइल सॉल्यूट और एक नॉन वोलेटाइल। So when volatile solute is added to make a solution, then total vapor pressure of solution is equal to the sum of partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent. That is PS equal PA plus PB। तो ये तब संभव है, ये पॉसिबिलिटी तब संभव है जब PS इक्वल क्या होगा? PA plus PB। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड वोलेटाइल हो तभी संभव है। अब हम इसमें आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आपको बता दें स्टूडेंट कि सभी इस टॉपिक में, पूरे इस चैप्टर के टॉपिक में सबसे ज्यादा बार आने वाला जो टॉपिक है वो राउल्स लॉ है। सबसे ज्यादा यूजफुल इस पूरे चैप्टर में राउल्स लॉ है, और सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में राउल्स लॉ ही आया है। क्या है राउल्स लॉ? समझा जाए। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है
अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अपने मोल फ्रैक्शन के, अपने मोल फ्रैक्शन। समझ पा रहे हैं? अब यहां प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट, यहां पर देखिए कांस्टेंट आ गया पी नॉट ए, प्रेशर के टर्म में कांस्टेंट आएगा, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर आ गया पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। सब कुछ बदल चुका है इस सेकेंड हाफ पोर्शन में। हर कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड वे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंप्लीफाइड है, एक बार मन लग गया तो और बहुत अच्छा लगेगा। यहां हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, पीए प्रोपोर्शनल टू एक्सए और पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ पी नॉट ए आ गया, यहाँ पी नॉट बी आ गया, यहाँ हो गया पी इक्वल पी नॉट एक्स ए और यहाँ पीबी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। अब इस दोनों के वैल्यू को, किसके वैल्यू को, पी और पीबी के वैल्यू को, और दोनों के वैल्यू को उठाकर हम क्या रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, या द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड पीबी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां पर अब हम पी और पीबी के वैल्यू को रख रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। when volatile solute is added to make a solution, then total vapor pressure of solution is equal to the sum of partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent। जिसका फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है, PS इक्वल पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन ये तब जब सॉल्यूट वोलेटाइल हो तब। अब बात करते हैं when non volatile solute is added to make a solution, then PS इक्वल क्या हो गया, PB। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जल्दी से बताइए, पीबी प्रोपोर्शनल टू ओनली एक्स बी, ठीक है। तो पीबी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीबी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, पीएस इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पीबी के वैल्यू को यहाँ रख दिया गया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपका मिल गया, कोई दिक्कत। अब अलग से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है, 1। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, देन एक्स बी इक्वल 1 माइनस एक्स ए। इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 के वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम रखेंगे, तो पीएस इक्वल फाइनली क्या रहा है, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। और अब इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और अब पीएस, ठीक है। अब इसको हम इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स ए इक्वल पी नॉट बी, और पीएस को हमने इधर ला दिया। फाइनल हम एक्सप्रेशन एक्स ए का ही निकालना चाहते थे, तो पी नॉट बी माइनस पीएस बाई पी नॉट बी, और ये एक्स ए का मोल फ्रैक्शन का एक नया फॉर्मूला। क्लास जब स्टार्ट हुआ था इस टॉपिक का, तो एक्स ए इक्वल जान रहे थे Na अपॉन Na प्लस एमबी, और क्लास अब जब समाप्त हो रहा है तो आप एक्स ए का एक नया फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में जान रहे हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है, ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है, लेकिन ये मोल के टर्म में, ये प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू मेक ए सॉल्यूशन, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, पीबी इक्वल पी नॉट बी एक्सबी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पीएस इक्वल पी नॉट बी एक्सबी। अब यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है, देन एक्स बी इक्वल हमने 1 माइनस एक्स ए गेट किया, और अब उसके बाद यहां पर जब हम वैल्यू रख दी इक्वेशन 3 में एक्स बी का, तो यहां मल्टीप्लाई किया गया और इसको इधर लाए। फाइनल हम एक्स ए का वैल्यू प्राप्त किए, एक्स ए का एक नया फॉर्मूला है। अब हम आप सभी स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीए एंड पी नॉट ए। पीए और पी नॉट ए में क्या डिफरेंस है, पीबी और पी नॉट बी में क्या डिफरेंस है, ये सारा डिटेल हम देने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, पीए भी सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है और पी नॉट ए भी सॉल्यूट का ही है।
लेकिन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या दोनों का मान बराबर है या बराबर होता है? अगर आपको अभी तक का सारा पढ़ाई अच्छे से समझ में आया तो आप जरूर जवाब देंगे, जरूर समझ पाएंगे। इसके लिए अलग से आपको समझना होगा। तो आगे पीए और पी नॉट ए में कौन अधिक वैल्यू होता है, कौन क्या होता है, अभी आप केवल क्या बोल पा रहे हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट से काम नहीं चलने वाला है, समझने से काम चलेगा, जो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, यह है एक कंटेनर, ध्यान देंगे, जिसमें केवल सॉल्यूट ए को लिया गया है, सॉल्यूट ए को लिया गया है। यह है कंटेनर जिसमें सॉल्वेंट के लिक्विड को लिया गया है, केवल बी को लिया गया है। आप ही बताइए, यहां पर वेपराइज होगा और दोनों वोलेटाइल है, ए बी और बी भी, तो यहां पर वेपर फेज में किसके कंपोनेंट मिलेंगे? केवल ए के। यहां वेपर फेज में किसके कंपोनेंट मिलेंगे? केवल बी के। किसी को शक? तो यहां पर अलग अलग इंडिविजुअल लिक्विड को अलग कंटेनर में लिया गया है और जितना वेपराइज होना है हुआ है, और वेपराइज होने के बाद जितना प्रेशर एक्सर्ट करना है किया है। तो इसके वेपर प्रेशर को जब अलग कंटेनर में लिया गया और तब वेपर प्रेशर का बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको पी नॉट ए बोलते हैं, जरा समझिएगा। और यहां पर इसके कंपोनेंट के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी पी नॉट बी। प्योर का मतलब है नॉट ए सॉल्यूशन स्टेट। इंडिविजुअल लिक्विड को अलग ए अलग बी को लेकर हम यहां पर वेपर प्रेशर का स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम नाम दिए हैं पी नॉट ए और इसके नाम दिए पी नॉट बी। अब इस दोनों को हम एक बड़े कंटेनर में पलट दिए। सपोज दैट ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और दोनों को पलट दिए तो ये 2 लीटर होगा। कंपोनेंट तो उतना ही है, ए और बी दोनों के कंपोनेंट यहां मौजूद है, दोनों के कंपोनेंट यहां मौजूद है। वेपर फेज में भी दोनों के कंपोनेंट मौजूद है, लेकिन यहां जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको अब हम नाम देंगे पीए, और इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको नाम देंगे पीबी। अब हम इसको एक न्यूमरल वैल्यू से एग्जांपल दे रहे हैं। यहां पर हमने पीए का वैल्यू उतना ही 1 लीटर लिक्विड से जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है उसका वैल्यू, हम जो प्रेशर का वैल्यू हम मान ले रहे हैं 760 mm, और यहां पीबी के कारण जो आया है वो हमने मान लिया 960 mm। दोनों का प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि जब वो एक ही कंटेनर में आ जाएगा, अब यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जब दोनों लिक्विड एक ही कंटेनर में आ जाएगा तो पहले से ज्यादा गैदरिंग, पहले से ज्यादा भीड़ बढ़ चुका है, मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन बढ़ चुका है। जितना मॉलिक्यूल जितना आराम से इंडिविजुअल लिक्विड अलग एक कंटेनर में रहकर वेपराइज हो रहा था और जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जितना वेपर फेज में जा रहा था, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर उत्पन्न करेगा। तो जितना आराम से लिक्विड के सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में जा रहा था उतना मॉलिक्यूल सॉल्यूशन स्टेट में नहीं जाता। निश्चित है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल उठा, चला ऊपर, वेपराइज हो गया, दूसरा ऊपर चला, पता चला कि उधर से कोई आकर टक्कर मार दिया, फिर नीचे चला गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूल का भीड़ बढ़ चुका है, गैदरिंग बढ़ चुका है। जितना स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग कंटेनर में दोनों रहकर वेपराइज होगा, जितना वेपर प्रेशर ओरिजिनेट करेगा उतना यहां नहीं करेगा। तो ए का ही प्रेशर है पीए, ए का ही प्रेशर है पी नॉट ए, लेकिन पीए तब है जब सॉल्यूशन स्टेट में और पी नॉट ए तब है जब वो अलग है, अलग प्योर स्टेट। प्योर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट बोलने का सेंस क्या है
कि इंडिविजुअल लिक्विड के वेपर प्रेशर का स्टडी हो रहा है। तो बता दीजिए पीए बड़ा होगा कि पी नॉट ए? ये बात समझ में आ गया। और उसी तरह बता दीजिए पी नॉट बी बड़ा होगा कि पी बी? पी नॉट बी बड़ा होगा पी बी से। और दोनों के बीच डिफरेंस जान गए कि ये तब बात होता है जब अलग क्वांटिटी में लिया जाता है, और जितना वेपराइज होना है हो जाए, एक कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त कर ले, तो उसको कहते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट के लिए पी नॉट ए और सॉल्वेंट के लिए पी नॉट बी। तो यहां पर जब आप लोग का इतना समझ हो गया है, तो हम इस लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये मैथ का लैंग्वेज है और उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके बोलने वाले भाषा के लैंग्वेज में बदलने जा रहे हैं। ये तब संभव है जब पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, रुका हो माइंड में। शुरू करते हैं, देखते हैं। ये है एक कंटेनर और इस कंटेनर में हमने लिया एक सॉल्वेंट जिसका कंपोनेंट है बी। तो आप सभी स्टूडेंट इस लायक हो चुके हैं कि आप बता सके कि यहां जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसके कारण होगा। तो इसके प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए? पीए से, पीबी से, पी नॉट बी से, पीबी से। क्या बताने का क्षमता है पी नॉट बी? मान लिया हमने इसका वेपर प्रेशर 760 mm है। कितना है? धीरे धीरे सब बात एकदम सामने आ रहा है, ध्यान देंगे। अब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड भी कर रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल एक तो खुद नहीं वेपराइज होगा, और दूसरा जितना आराम से बी का कंपोनेंट वेपराइज हो रहा था, वेपर प्रेशर 760 mm दिखा रहा था। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? 760 से अधिक होगा, कम होगा? एक तो पहले ये खुद नहीं वेपराइज होगा ये वाला, और दूसरा बी जितना आराम से वेपराइज हो रहा था अब नहीं होगा, और अब नहीं होगा तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू घटकर 730 mm हो गया। हम जानना चाहते हैं आपसे कि वेपर प्रेशर में कितना का कमी हो गया? 30 कैसे आया? पी नॉट बी माइनस पी एस 760 माइनस 730 30। व्हाट इज 30 mm? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये आप लोग के भाषा में, चैप्टर के लैंग्वेज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक वर्ड है आज के बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला यही है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पी नॉट बी माइनस, व्हाट इज पी नॉट बी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज पीएस? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सब कुछ ठहर रहा है। अब एक टर्म और है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। इस पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब पहले की अपेक्षा कितना कम हो गया। तो लोअरिंग अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो लोअरिंग कितना का? 30, और ओरिजिनल कितना था? 760। यानी 760 में 30 का लोअरिंग आया, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग आज के बाद बोलेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला बोलिए तो क्या बोलेंगे? और लोअरिंग का फॉर्मूला? तो आप सभी स्टूडेंट में हम इतना कैपेसिटी भर दिए कि आप इसको अब लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल ही दीजिए। When non-volatile solute is added to make a solution, then mole fraction of solute is equal to relative lowering of vapor pressure. Is equal to relative lowering of vapor pressure. तो आज की पढ़ाई का कंप्लीट रिकैप शुरू से अंत तक। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
At equilibrium state, the pressure exerted by the molecules of vapor phase at the surface of liquid is called vapor pressure of liquid. इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर फेज के मॉलिक्यूल के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, when a solute is added to make a solution, then two possibilities arises when solute is volatile, when solute is non-volatile. When volatile solute is added to make a solution, then total vapor pressure of solution is equal to the sum of partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solute. That is PS equal PA plus PV. What is PS? Total vapor pressure of solution. What is PA? Partial vapor pressure of solute. What is PV? Raoult's law. Partial pressure of any component is directly proportional to its mole fraction. PA proportional to XA or PV proportional to XB. When non-volatile solute is added to make a solution, then total vapor pressure of solution is equal to the partial vapor pressure of solvent. Then we get the mole fraction of solute is equal to relative lowering of vapor pressure of solution. तो ये था आपका आज का क्लास जो फिनिश हुआ.